हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं 2 लेक्चर शूट करने वाला हूं। पहला लेक्चर 12th बायो के लिए है और उसके बाद जो लेक्चर मैं शूट करूंगा वो 10th वाले बच्चों के लिए होगा। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th बायो वाले बच्चों के लिए वो है मानव श्वसन तंत्र। और आज हम जो श्वसन तंत्र में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन से, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। इन 3 टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे श्वास नली का। सबसे पहले किसको देखेंगे? श्वास नली को देखेंगे, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। और जैसा कि मैं आपके लिए चित्र पहले से बना के लाया हूं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे श्वसन तंत्र का चित्र है जो हमें 10th में भी बनाया है हमने और हमें 12th में भी बनाना है। हर जगह यही काम आता है, क्योंकि यही चित्र है भाई, यही तो हमारा तंत्र है, श्वसन तंत्र, यही चित्र बनाना पड़ता है। तो चलिए श्वास नली देखिए, पिछले लेक्चर में हमने मुख, नासिका है ना, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं? उसके बाद हम ग्रसनी पर। ग्रसनी कहाँ खुलती है? कंठ में। कंठ ये संरचना है। अब इसके बाद कंठ कहाँ खुलता है? इस श्वास नली में खुलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की संरचना को श्वास नली कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लंबाई, श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। कौन? श्वास नली। श्वास नली का कार्य है, क्या कार्य है? कंठ और श्वसनी कार्य क्या है इसका? कंठ व श्वसनी को जोड़ना। इसका काम क्या है? ये कंठ और श्वसनी दोनों को आपस में जोड़ती है। अब इसके बाद देखिए इसके अब विशेषता क्या है इसकी? विशेष बात, पहली बात कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ऐसे पक्षमाभ पाए जाते हैं। इसके अंदर की जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? पक्षमाभ युक्त होंगी। तो यानी कि श्वास नली के अंदर आंतरिक सतह पर क्या पाए जाते हैं? पक्षमाभ युक्त सेल पाई जाती हैं। सेल्स, पक्षमाभ युक्त सेल्स पाई जाती हैं। और इसी के साथ क्या पाई जाती हैं? इनमें श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? जब भी कोई जीवाणु, कीटाणु वगैरह अंदर प्रवेश करेंगे श्वसन तंत्र में वायु के साथ, तो ये जो पक्षमाभ हैं वो ऊपर की ओर गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? ऐसे ऊपर की ओर ये क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। जिससे क्या होगा? जिससे अगर कोई जीवाणु वगैरह आया है इसमें, तो वो उसको क्या करेंगे? ये पक्षमाभ ऊपर की ओर गति करवाएंगे, जिससे उसको इस श्वास नली से कंठ में और कंठ से कहाँ भेज दिया जाएगा? ग्रसनी में। और ग्रसनी के द्वारा या तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं या फिर उसको निगल लिया जाता है। कैसे? वो देखिए आगे। श्लेष्मा कोशिकाएं इस निगलने में सहायता करती हैं। जैसे हमारे क्या होता है? खांसी होती है तो कफ बनता है। वो कफ क्या है? वो श्लेष्मा है, जिसमें वो खांसी वाले जीवाणु वगैरह जो है ना, वो उस कफ में होते हैं और उसको हम श्वास नली से ऊपर लाते हैं पक्षमाभ की सहायता से। और फिर यहाँ पे ऊपर आता है जैसे ही ग्रसनी में, तो एपिग्लोटिस खुलता है और उसको हम स्वेलो कर लेते हैं, मतलब उसको निगल लेते हैं। यानी कि हम कफ को निगल जाते हैं या फिर बाहर फेंक देते हैं। तो ये एक इसमें पक्षमाभ युक्त कोशिकाएं पाई जाएंगी। दूसरी बात इसमें क्या होती है? इसमें श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी जीवाणु एंट्री करेगा तो उसको बाहर की ओर ये भगा देंगे। तो इसकी बात हो गई। अब दूसरी विशेषता की बात क्या करते हैं हम इस पर? दूसरी विशेषता है कि इस पर श्वास नली पर और साथ में श्वसनी पर, ये श्वास नली है जो आगे जाके किसमें विभाजित होगी? 2 पार्ट में डिवाइड होगी। और डिवाइड होने के बाद इस श्वास नाली को अब क्या कहेंगे? श्वसनी। इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। ये तो है हमारी ट्रैकिया। और अब ये 2 पार्ट में डिवीजन हुआ, जैसे ही इसका डिवाइड हुआ तो क्या बनी? ये श्वसनी, जिसे अंग्रेजी में ब्रोंकाई कहा जाता है। तो इस पर क्या पाए जाते हैं? सी आकार के उपास्थल छल्ले। सी आकार के, इनका आकार सी होता है, यानी कि ये हमारी श्वास, मान लो ये हमारी श्वास नली है तो ये इसका छल्ला है, तो ऐसे इसको पकड़े रहेगी, पीछे से ये ओपन रहेगी। तो इस प्रकार का सी आकार का क्या पाया जाता है? छल्ला पाया जाता है। किसका बना होता है? उपास्थियों का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थियों का बना होता है। तो इसको उपास्थल छल्ले कहते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका यूज क्या है भाई? ये क्यों छल्ले बने हैं भाई? हर जगह बन जाते है ना, ग्रासनाल पर बन जाती, लेकिन यहाँ पर विशेष यूज है कि जब इसमें वायु होगी या नहीं होगी। मान लिया हमने
कि इसमें वायु नहीं है तो क्या होगा, ये पिचक जाएगी। जैसे नलची होती है, नलची में जब पानी नहीं होता तो बहुत सारी नलचियाँ जो आती हैं वो पिचक जाती हैं। तो सेम कंडीशन इसकी हो सकती है, ये बंद हो सकती है ना। तो उसको चिपकने से या इसकी दीवार को आपस में चिपकने से बचाने के लिए इस पर सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। कैसे? सी आकार के, तो ऐसे ढक लेते हैं और पीछे से ये ओपन होगा। तो इसका काम क्या है? सी आकार के उपास्थल छल्लों का इसको चिपकने से रोकना या बचाना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए 2 विशेषताएं हो गई। इसके बाद एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर लंबी नली है जो कंठ को इससे श्वसनी से जोड़ती है। पक्षमाभ युक्त इसमें कोशिकाएं पाई जाएंगी, इसमें श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाएंगी, उस पर सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या हो गया, श्वास नली के बाद अब हम चलते हैं श्वसनी पर। श्वसनी, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसको ब्रोंकाई कहा जाता है। इसको ब्रोंकाई कहा जाता है, श्वसनी। तो श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? श्वसनी कहा जाता है। और ये श्वसनी कहाँ एंट्री करती हैं? फेफड़ों में एंट्री करती है। ये श्वसनी अब कहाँ एंट्री कर गई? फेफड़ों में। तो श्वसनी किससे बनी? श्वास नली के विभाजित होने से श्वसनी बनती है, ब्रोंकाई बनती है। और ये ब्रोंकाई कहाँ एंट्री कर दी है? तो ये ब्रोंकाई एंट्री कर दी है फेफड़ों में। यानी कि अब वो देखो दायां बायां, राइट लेफ्ट, कौन सी साइड है? तो ये हमारी, वैसे तो हमारी तो लेफ्ट साइड है, लेकिन हम सामने वाले बंदे का श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये इसकी लेफ्ट की जगह कौन सी हो जाएगी? राइट साइड। तो ये है दायां फेफड़ा यानी कि दाईं साइड, और ये है बाईं साइड। इसी प्रकार श्वसनी का नाम दे तो ये होगी राइट, दाईं श्वसनी, बाईं श्वसनी। और ये दोनों श्वसनी कहाँ एंट्री कर जाती हैं? फेफड़ों में एंट्री कर जाती हैं। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी श्वसनी। अब इसके बाद आते हैं हम फेफड़े पर। फेफड़े, लंग्स कितने होते हैं? 1 जोड़ी। 1 जोड़ी यानी कि 2। कहाँ होते हैं? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा और उधर गुहा कैसे कहते हैं? हमारे यहाँ पर एक बीच में पट्ट है जिसे तनु पट्ट कहते हैं या डायफ्राम कहते हैं। ये रहा, डायफ्राम के नीचे जो गुहा होगी उसे उदर गुहा कहते हैं, और डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी है, जो गुहा है, उसको वक्ष गुहा कहते हैं। तो डायफ्राम के ऊपर है तो यानी कि वक्ष गुहा में 1 जोड़ी, वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर यानी कि डायफ्राम के ऊपर जो दोनों फेफड़े हैं वो चिपके हुए रहते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? डायफ्राम के ऊपर स्थित है भाई। इसके बाद देखिए इस पर 2 आवरण पाए जाते हैं फेफड़े पर, या एक आवरण, लेकिन उसमें कितनी झिल्लियां होंगी? 2 झिल्लियां। कितनी झिल्लियां होंगी? एक आवरण है, जो आवरण जूम करके देखेंगे तो उस पर 2 थैलियां चढ़ी हुई हैं। तो इन आवरण को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। इस आवरण को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। और इस फुफ्फुस आवरण में 2 झिल्लियां हैं, तो इन दोनों झिल्लियों के बीच के गैप को, इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप होगा, उस गैस नहीं गैप, उस गैप में एक द्रव भरा होता है जिसे फुफ्फुसीय द्रव या फुफ्फुस आवरणी द्रव कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको फुफ्फुस आवरणी द्रव या तरल कहा जाता है। उसको अंग्रेजी में प्लूरल द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूरल द्रव। क्या कहा जाएगा? प्लूरल द्रव। जैसे कि हमारे जो फेफड़ा है उस पर 2 आवरण हैं, एक तो बिल्कुल फेफड़े से चिपका हुआ है और एक उससे थोड़ा सा दूर है। तो दोनों जो लेयर हैं उस आवरण की, फुफ्फुस आवरण की, उसके बीच में क्या भरा होगा? एक लिक्विड भरा होगा जो फेफड़ों की धक्कों से यानी कि बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। क्या करता है? बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। तो उस तरल को क्या कहा जाता है? उस तरल को फुफ्फुस आवरणी तरल या द्रव कहा जाता है। और आवरण को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। अब देखो, जो फुफ्फुस आवरण है दोनों, उन दोनों फुफ्फुस आवरणों के मध्य कुछ रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं, यानी गैप पाया जाता है, खाली स्थान जहां पर लिक्विड नहीं है। तो वो भी क्या करता है? धक्कों से बचाने में सहायता करता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास 2 फेफड़े हैं, दायां और बायां। जो दायां फेफड़ा है वो 3 पालियों में डिवाइड होता है। जो दायां फेफड़ा है, राइट लंग्स है हमारा, वो कितने पालियों में? वो 3 पालियों में विभाजित होता है, 1 2 3। जबकि जो बायां फेफड़ा है वो 2 पालियों में, 1 और 2। तो जो हमारा दायां राइट लंग है वो 3 पालियों में, और जो बायां फेफड़ा है वो 2 पालियों में डिवाइड होता है। यानी कि 3 पालियों वाला फेफड़ा बड़ा होगा, यानी कि ये वाला फेफड़ा कैसा है?
ये बड़ा है और ये वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा है। अब देखिए भाई, 3 पालियां 2 पालियां हो चुकी हैं। कहाँ स्थित है? डायफ्राम के ऊपर। अच्छा, ये थोड़ा छोटा है, ये क्या है? थोड़ा छोटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट भी स्थित होता है। यहाँ पर हमारा क्या स्थित होता है? हृदय। तो हृदय स्थित होने के कारण थोड़ा सा ये फेफड़ा अपनी पोजीशन या आकार में थोड़ा सा चेंज कर लेता है, जिससे वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इतनी बात हो गई दोस्तों। तो ये चित्र आपको याद होना चाहिए। अब ये अंदर जाकर क्या कर रहे हैं? इसको हम फेफड़ों की आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। इसको कहाँ पढ़ेंगे? फेफड़े की आंतरिक संरचना में। तो फेफड़ा मैंने यहाँ पर समझा दिया गया है ना। इसके बाहर कौन पाए जाएंगे? इसके बाहर परसू का पिंजर यानी कि ये पसलियाँ पाई जाएंगी और कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए, तो ये हमारा पहला लेक्चर था 12th बायो के लिए। अब हम शूट करेंगे 10th वाले बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।